ऑटो इम्यून डिजीजेस स्पेसिफिकली औरतों में वो क्या गट ब्रेन से रिलेटेड है या वो भी एक फैट है? आपका 80% इम्यून सिस्टम आपके गट की लाइनिंग के अंदर है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। रेस्ट 20% इज इन योर ब्लड स्ट्रीम। आपके पेट की अगर हेल्थ ठीक है तो आपके शरीर का स्वास्थ्य ठीक है, और शरीर में वो दिमाग भी इंक्लूड होता है। ऑटो इम्यूनिटी इन द गट इज ऑल अबाउट द सोल्जर्स, योर ओन सेल्स, lymphocytes आर continuously in a alert mode. What is the root cause of autoimmune disease? May not be having genetic predominance or preponderance for development of autoimmune disease. Because of these environmental aspects, the autoimmunity is being triggered. So cortisol, epinephrine, norepinephrine, ये वो हार्मोन्स हैं जो आपको एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से बचाते हैं। आपका कॉर्टिसोल कंटिन्यूसली हाई है, आप ओवर स्टिमुलेटेड है, आपका फोन आपको सोने नहीं देता है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। इफ यू try to understand the psychology of a female and a psychology of a male, they have stark difference is there. The stress is very high for a female. Male, by its virtue, is not like that. He is always a hunter. He will always remain a hunter. If you have high insulin, your fat cells will continue to grow. Human body can survive without carbohydrate. On a zero carb diet, you can survive in an amazing way. Functional medicine can cure everything. 5 first food which will affect other GLP pathway, mental health and autoimmune diseases. So सबसे पहले तो इन्फ्लेमेटरी ऑयल्स बंद कर दे खाना। अगर रेडियो न्यूक्लियोटाइड लेबल्ड वेजिटेबल ऑयल में आज आपको पिला देता हूँ, सेम ऑयल का मॉलिक्यूल 684 दिन बाद भी आपकी बॉडी में डिटेक्ट किया जा सकता है। 6 साल लगते हैं इस ऑयल को आपके शरीर से बाहर निकलने। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज मैं आपकी होस्ट मिकी मोमेंट स्टूडियो पे फिर, और आज हमारे साथ कुछ खास दोस्त हैं। 27th of May हम सब वर्ल्ड में सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हिसाब से, और उसको जानने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत नोन डॉक्टर हैं BLK मैक्स हॉस्पिटल से, डॉक्टर विवेक पाल। स्वागत है डॉक्टर विवेक आपका। थैंक यू। एंड हम उनसे आज बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ और गट का क्या रिलेशनशिप है। डॉक्टर विवेक पाल एक बहुत नोन फंक्शनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट है, और साथ में उनकी स्पेशलाइजेशन इंटरनल मेडिसिन में भी है। तो स्वागत है साहब। सर, आजकल बड़ा एक फैड चला हुआ है, टर्म चला हुआ है मेडिकल में, कमर्शियल है या रियल साइंटिफिक है हमें पता नहीं, आप हमें बताएंगे। ये गट ब्रेन एक्सिस, ये क्या है? विस्तार से बताता हूँ जी। पहली बात तो इस भ्रम में मत रहिए कि आपका ब्रेन अलग है और गट अलग है। ये इंसान ने एक डिमार्केशन बनाई है कि खोपड़ी के अंदर जो ब्रेन है ये कुछ अलग चीज है और शरीर कुछ अलग चीज है। असल में नेचर ऐसे बिहेव नहीं करती। नेचर में आपका दिमाग शरीर का एक ऑर्गन है, तो आपका पेट है, चाहे आपका हार्ट है, चाहे आपका ब्रेन है, वो सब आपस में कम्युनिकेट करते हैं। हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन, जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं, चाहे आप तिब्बतियन मेडिसिन कहें, चाहे यूनानी मेडिसिन कहें, ये कंसेप्ट उनमें बहुत हजारों सालों से चले आते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि आपके पेट की अगर हेल्थ ठीक है तो आपके शरीर का स्वास्थ्य ठीक है, और शरीर में वो दिमाग भी इंक्लूड होता है। ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स अब हमने देखा है कि जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें कुछ जो एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स हैं और जो एडवेंचरस डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ये कहना शुरू किया है कि देयर इज समथिंग नोन एज गट ब्रेन एक्सिस। अगर शरीर को काटेंगे तो ये गट ब्रेन एक्सिस आपको कोई दिखेगी नहीं, क्योंकि ये एक्सिस फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल का मतलब मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके गट में प्रोड्यूस होते हैं थ्रू वेगस नर्व और सम अदर नर्व्स आपके ब्रेन में जाते हैं और वहां पे एक इम्पैक्ट करते हैं। पर इसका एक अपोजिट वे भी है, ये 2 वे फंक्शनिंग पाथवे है। मींस आपके थॉट्स पॉजिटिव या नेगेटिव ये आपकी गट हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। सो गट ब्रेन एक्सिस 1 वे डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक नहीं है, इट्स अ 2 वे डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, जिसमें आपके थॉट्स आपकी गट हेल्थ को इम्पैक्ट करेंगे और आपकी गट हेल्थ आपके थॉट्स को इम्पैक्ट करेंगे। So this is in nutshell what is gut brain axis all about. Thank you very much sir. मैं एक ऑटो इम्यून डिजीज होल्डर हूँ
और मेरा फाउंडेशन हाउस ऑफ मिकी जो है वो ऑटो इम्यून स्पेसिफिकली औरतों में देखता है। तो मैं जानना चाहूँगी आपसे कि ऑटो इम्यून डिजीजेस स्पेसिफिकली औरतों में वो क्या गट ब्रेन से रिलेटेड है या वो भी एक फैट है? ठीक है, देखिए इसमें इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम गट को समझ लेते हैं पहले। गट का मतलब क्या है? आपके ओरल कैविटी, माउथ से लेके गुदा द्वार एनस तक का जो एरिया है, इसको आप गट कहते हैं। कई फीट में है, ये 40-50 फीट लंबा है। तो एक तरह से हमारा शरीर डोनट के जैसा है, बीच में एक ट्यूब है जी उसके आसपास हमारा शरीर है जी आपकी चमड़ी बहुत मोटी है जी स्किन इज थिक या स्किन डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोटेक्शन फ्रॉम इनसाइड, इट इज थिक बाय इटसेल्फ। तो प्रोटेक्शन हमें कहाँ चाहिए? हमारा गट में। गट की जो इनर लाइनिंग है दैट इज वेरी थिन और कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ अंदर जाता है, या तो फूड अंदर जाएगा या पानी अंदर जाएगा। तो आपके बॉडी के ट्रिलियंस ऑफ सेल्स और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में दो ही बैरियर्स हैं, जी वन इज स्किन या और यही स्किन की कंटिन्यूएशन अंदर जा रही है और वहां पे वो पतली थिन हो जाती है। तो कंसेप्ट ये है कि आपका 80% इम्यून सिस्टम आपके गट की लाइनिंग के अंदर है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। रेस्ट 20% इज इन योर ब्लड स्ट्रीम, राइट, टू फाइट इन्फेक्शंस। सो सोल्जर्स कहाँ रहते हैं? सोल्जर्स आपके गट के जस्ट अंदर रहते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब क्या है? आपका इम्यून सिस्टम है जो रोग हो गया है, पागल हो गया। देखिए और आसान तरीके से समझाता हूं। जी आज आप अल्कोहल पिए, जी अल्कोहल आपको हार्म करता है, आपके गट में एक छेद करता है। सपोज आपके इम्यून सेल्स आएंगे, उस छेद को पैच कर देंगे, वर्क इज डन, अगले दिन आप ठीक हो जाते हैं। पर किसी वजह से आपकी एक लाइफस्टाइल है जिसमें कुछ फूड्स ऐसे हैं या और बहुत सारी चीजें जिससे गट में जो ये इंजरी हो रही है वो कंटिन्यूअस है, डे इन डे आउट है फॉर मेनी मंथ्स टू ईयर्स। अब क्या हो? आपके सोल्जर्स को रेस्ट ही नहीं मिल रहा है। ये सोल्जर्स अब कंटिन्यूअसली अलर्ट मोड में है। दैट्स व्हाट ऑटो इम्यूनिटी इन द गट इज ऑल अबाउट। द सोल्जर्स, योर ओन सेल्स, lymphocytes are continuously in a alert mode. अगर कोई ट्रिगर नहीं भी है, राइट, अब वो सेल्स आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को हिट करेंगे। से फॉर एग्जांपल दे कैन गो टू योर जॉइंट में पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन कर देंगे। दे कैन गो टू योर स्किन, एक्ने कर देंगे, सोरियासिस कर देंगे। दे कैन गो टू योर हार्ट, इन्फ्लेमेशन कर देंगे। एंड फॉर दैट मैटर लेट्स मेक इट वेरी क्लियर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज आज की तारीख में इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, ना कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज। लेकिन एक थ्योरी जो हम आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले भी सुनते थे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस आर बेसिकली ड्यू टू एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल और फैट, तो वो डिफरेंस कहाँ रहे? बहुत सिंपल है। इस थ्योरी को तो मैं लास्ट पॉडकास्ट में भी बस्ट कर चुका हूँ और मेरे साथ में जितने फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो हंसते हैं इस थ्योरी पे जिसको हम कह रहे थे कोलेस्ट्रॉल हाइपोथेसिस। देखिए हाइपोथेसिस ठीक है, क्योंकि जब आप किसी मरे हुए इंसान की कोरोनरी आर्टरीज को काटते हैं जी और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल ही कोलेस्ट्रॉल है, पर्टिकुलरली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। जी तो इसका मतलब ये नहीं है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की वजह से वो ब्लॉकेज बनी। जी इसकी एनालॉजी क्या है? आपके इस घर में आग लगती है आज, जी फायर फाइटर आता है, जी आग बुझाता है, आग बुझाने के दौरान मर जाता है, जी पुलिस आती है इन्वेस्टिगेट करने, जी अरे इस फायर फाइटर ने आग लगाई। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस एलडीएल हाँ वाज नॉट द प्राइमरी कल्प्रिट। प्राइमरी कल्प्रिट थी इन्फ्लेमेशन। आपके जो ब्लड वेसल्स के अंदर के सेल हैं दैट इज ओनली सिंगल सेल थिक, ओनली वन सेल, जी पीछे कुछ नहीं है प्रोटेक्शन के लिए। अब आप करते हैं स्मोकिंग, एब्सोल्युटली आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आप हाई शुगर कंजम्पशंस कर रहे हैं, आपके इंसुलिन हाई है, हाँ क्रोनिक स्ट्रेस में सोते हैं नहीं, कॉर्टिसोल हाई है, हाँ। क्या हो रहा है? इन्फ्लेमेशन, जी जिसको हम HSCRP से नापते हैं और बहुत सारे तरीके नापते हैं। जी ये आपके एंडोथीलियम में जाके उसको तोड़ती है। अब आता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल उसको पैच करने के लिए और वहां फंस जाता है बेचारा। तो जब आप समझ किसी आया। का सीटी स्कैन करते हैं जी तो उसमें सीटी कैल्शियम स्कोरिंग दिखती है, ओके राइट? व्हाट डज इट मीन? इट मींस आपके अंदर इन्फ्लेमेशन थी, किसी ने वहां पे आके आपको हील करने की कोशिश करी, बचाने की कोशिश करी। कुछ टाइम बाद, कुछ महीने साल बाद वहां पे कैल्शियम भी जमा हो गया। नाउ द आर्टरी इज हील्ड, इट डज नॉट मीन एनीथिंग। सो जिन लोगों के अंदर बहुत सारा कैल्शियम जमा है, इट मींस उन्होंने बहुत इन्फ्लेम्ड लाइफ जी है,
कुदरत उनको बचा रही है। बाई चांस कभी ऐसा होता है एक प्लाक रप्चर कर जाता है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर्स एंड कंटिन्यूअस इंसल्ट, तब ब्लॉकेज होती है एंड हार्ट अटैक पड़ता है। तो इट इज नॉट द एलडीएल व्हिच इज ड्राइविंग द प्रॉब्लम, इट इज द इन्फ्लेमेशन व्हिच इज ड्राइविंग द प्रॉब्लम। सो नाउअडेज इन फंक्शनल मेडिसिन वी ऑफन से अगर आपका गट इन्फ्लेम्ड है, your whole body is inflamed and that inflammation can be depicted in your coronary vessels also. Very interesting. So my next question is, what is the root cause of autoimmune disease? Yes. So root cause as per functional medicine is genetic tendencies which obviously cannot be discounted upon, but there has to be a trigger. There has to be a trigger and trigger lies in your gut. Right? The problem is with the worst of the lifestyle, you may not acquire an autoimmune disease. And with the best of the lifestyle, you may catch an autoimmune disease very soon in your life. So here comes the theory of what you call as over sanitizations. Here comes the theory of toxins in the environment. Here comes the theory of heavy metals in the environment. Here comes the theory of what you call as petroleum products being used so excessively. Here comes the theory of pesticides being used so excessively, and that is the reason, even though you may not be having genetic predominance or preponderance for development of autoimmune disease, because of these environmental aspects, the autoimmunity is being triggered. Right? And obviously nowadays you have a very bad AQI. We cannot discount that AQI in the development of autoimmune disease. But to cut it short, let's not discuss the variables which we cannot change. See, I cannot change the air. Whatever water supply is there in New Delhi, I cannot change it. Right? हम बोल ही सकते हैं इन चीजों के बारे में. So what we can change? We can change the gut health so as to relax our immune system, so as to have a potential control or even cure of autoimmune disease to a certain extent, right? So as a functional medicine specialist, if I am tackling an autoimmune disease, obviously I'll have to take care of that person from head to toe. I'll have to work upon his thought processes. I have to work upon his sleep. I have to work upon his cortisol. I have to work upon majorly on his diet. I have to work upon his food intolerances. I have to work upon so many things, but potentially I'm working upon 80% of the time on the gut health. And I see a good result in many number of patients. आप बार बार एक वर्ड का यूज कर रहे हैं, कॉर्टिसोल। हम अपने लोगों को उसके बारे में आप बताइए कि कॉर्टिसोल है क्या? ओके, पहले समझते हैं कॉर्टिसोल क्यों है। अच्छा, नेचर में कोई भी चीज बिना बात में हमारे शरीर में नहीं डाली है जी। यही चीज मैं एलडीएल के बारे में भी लोगों को कहता हूँ, एलडीएल गलत नहीं है, उसका कोई रीजन है हमारी बॉडी में। सेम कॉर्टिसोल इज ए हार्मोन which is produced the moment I put a gun on your head. अभी मैं आपके कनपट्टी पे एक बंदूक रखता हूँ तो आपके बिना चाहे आपका हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एंड टेंडेंसी टू फाइट, फ्लाइट, फ्राइट, ट्रिपल एफ वो आएगा। कहाँ से आ रहा है? कॉर्टिसोल शूट करता है, आपका एड्रेनलिन शूट करता है, ये आपको जान बचाने वाले हार्मोन्स हैं। आपके सामने कोई शेर आ जाए तो आप सोचेंगे नहीं कि भागूं कि नहीं भागूं जी, इट्स ऑटोमेटिक। सो कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये वो हार्मोन्स हैं जो आपको एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से बचाते हैं जी। तो ये इवोल्यूशन, जब इवोल्यूशनरी बायोलॉजी आप पढ़ते हैं तो जब हम गुफाओं में रहते थे, राइट, केवमैन थे, तो जंगली जानवर भयंकर होते थे उस टाइम पे, तो ये कॉर्टिसोल वहां से बनना शुरू होता है। लाखों साल पहले ये कॉर्टिसोल आना शुरू हुआ, स्पर्ट्स में आता था, शेरों का झुंड आया, कॉर्टिसोल आया, भाग के गुफाओं में चले गए। आज की तारीख में देखिए अब इस सिचुएशन को, शेर कभी भी नहीं आ रहा है पर आपका कॉर्टिसोल कंटिन्यूसली हाई है, आप ओवर स्टिमुलेटेड है, आपका फोन आपको सोने नहीं देता है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपका अखबार ऐसी चीजें आपको सुनाता है कि आप कंटिन्यूसली स्टिमुलेटेड रहते हैं। जो सोने के टाइम पे सोया करते थे वो तो हम भूल गए, 8:30 बजे, 9 बजे सोना, 1 बजे, 2 बजे नॉर्मली हम सोते हैं। कॉर्टिसोल कभी डाउन होता ही नहीं है पूरा दिन में। अब ये कॉर्टिसोल कंटिन्यूसली हाई है, आप इमेजिन करिए बॉडी कंटिन्यूसली क्या फील करती है, शेर हर वक्त तुम्हारे सामने है। देखिए आपका शरीर ना बहुत इंटेलिजेंट है जी,
और ये इसकी फिजियोलॉजी बिल्कुल आपकी साइकोलॉजी नहीं समझती। आप क्या सोचते हैं, आपने क्या किया, आप क्या करना चाहते हैं, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या हैं, इट इज इमैटेरियल। ह्यूमन बॉडी का इवोल्यूशन हुआ ही क्यों है? दो पर्पस हैं सिर्फ। पहला पर्पस है कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशी, मींस आपका शरीर खत्म हो भी जाए तो आपकी प्रोजेनी में आपके बेस्ट ऑफ द जीन्स चले जाएं मिक्सिंग के साथ जी, और उसके लिए आप इतना कर दें कि वो किसी तरीके से अपनी, जिसको कहते हैं कि अनकंफर्ट, बचपन से बड़ा हो जाए। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी का इस धरती पे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, राइट? अब आप इसके अलावा कुछ भी साइकोलॉजी करते रहें, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं, आपके शरीर को कुछ नहीं पसंद। और नेचर ह्यूमन बीइंग को परफेक्ट नहीं करना चाहती है, नेचर ह्यूमन स्पीशी को परफेक्ट करने के चक्कर में, और हम इसमें रोड़ा अटकाते हैं। ये है कोर इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो आपने तो इवोल्यूशन को पूरा एक तरफ रख दिया और कहा कि हम इवोल्यूशन की तरफ जा ही नहीं रहे। नहीं, वी आर इवॉल्विंग एज अ स्पीशी, नॉट एज अ ह्यूमन बीइंग। ओके, सी, आपकी पूरी जिंदगी अपने आप को सुधारने में निकल रही है। जी। मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, मुझे ये करना है, मेरी ये एस्पिरेशन है, मेरी ये फ्रस्ट्रेशन है। आपकी बॉडी तो कुछ समझती ही नहीं है ये। जी, बॉडी तो सिर्फ स्ट्रेस समझती है और रिलैक्सेशन समझती है, फूड समझती है, हंगर समझती है, प्रोक्रिएशन समझती है, प्रोजेनी की देखभाल समझती है, एंड दैट इज ऑल। सो इवोल्यूशन तो हो रहा है एज अ स्पीशी। एक अमेरिकन पॉडकास्ट में मैंने सुना था, वहाँ पे बोला गया कि 80% ऑफ द women have autoimmune diseases. Why sudden generalization कि the woman is most having the autoimmune diseases? विमेन में एक एस्पेक्ट है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का, जी, मेल इससे बचा हुआ है, राइट? ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का जो इंटरप्ले है, इट इज नॉट जस्ट फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज जस्ट वन पार्ट। आपका ईस्ट्रोजन कैन इम्पैक्ट योर लीवर हेल्थ, आपका प्रोजेस्टेरॉन कैन अफेक्ट योर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, आपका ईस्ट्रोजन कैन अफेक्ट योर बोन हेल्थ. So there are a lot of things going on in a female physiology which is hell different from a male's physiology. And yes, literature world over says that autoimmune diseases in females are more as compared to males, right? So there has to be a reason, and one of the reason is difference in hormones. So cortisol is different No, on estrogen and progesterone. Yes, cortisol is different. Mind you, if you try to understand the psychology of a female and a psychology of a male, they have stark difference is there. Female has an approach where she's very much caring. She needs reassurances. She needs an environment where her progeny is taken care of. You know. True. So in today's world, the stress is very high for a female. Male, by its virtue, is not like that. He is always a hunter. He will always remain a hunter. A hunter will hunt and then he will relax. During relaxation, no cortisol. So if you understand those aspects of evolution, why the physiology of a female is different from a physiology of a male, you will find all the answers there. So now the question comes, does functional medicine has any treatment for autoimmune diseases, Yes. including arthritis, rheumatoid arthritis? Rheumatoid arthritis is pretty easy to treat. Pretty easy. We have potential treatment for lupus. We have potential treatment for psoriasis, psoriatic arthritis. We do deal with gut dysbiosis. We do deal with celiac disease and related diseases. So Hashimoto's for that matter. So there are protocols. It's not like I am doing something else, someone is doing something else. There is a protocol, but the protocol is individualized. Means if you have Hashimoto's and other person has Hashimoto's, the protocol in baseline will be similar, but the approach will differ according to the requirements and needs. So that is how functional medicine is all about. It's never like modern medicine where हर चीज के लिए दवा देनी है. सर दर्द है, सर दर्द की दवा, छींक आई, छींक की दवा, गले में दर्द, एंटीबायोटिक, ये no, not like that at all. Functional medicine will always deal in a patient holistically.
मतलब I never imagine myself dealing with kids who are autistic. Wow. I have no experience in pediatrics physiology, pediatrics medicine, but today, with some confidence, I can guide a mother who is dealing with an autistic child, because I now am finding something in functional medicine which is linked to autism. So this is something amazing. It is something which you call आपको आंखें खोल देता है पूरी. कन्वेंशनल मेडिसिन इज ओके, सर्जरी कर सकते हैं, पर फॉर मेडिकल डिजीजेस, आपका डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, डिप्रेशन, एंजाइटी, फैटी लीवर, फंक्शनल मेडिसिन कैन क्योर एवरीथिंग. It can cure everything. 13-year-old mother came, daughter की mother मेरे पास आई. The child is obese. Do you think obesity is autoimmune disease or it's a neurological disease? Multiple factors. Let's first understand what obesity is all about. Only two things. One is insulin and one is cortisol. What does it mean? Suppose आपकी बॉडी में किसी वजह से इंसुलिन नहीं बनता है. अब आप सुबह से शाम तक जलेबियां खाओ, आप मोटे हो ही नहीं सकते. आप सुबह से शाम तक कोल्ड ड्रिंक्स पियो, अल्कोहल पियो, कुछ नहीं होगा, आप हड्डियों का ढांचा ही रहोगे. सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स जब बच्चा पैदा होता है, नंबर ऑफ फैट सेल्स उस दिन डिसाइड हो चुके होते हैं. जब बड़े होते हैं तो फैट सेल्स की खासियत क्या है? वो कभी भी रेप्लिकेट नहीं करते. 1 से 2, 2 से 4, 4 के 8 नहीं होता. साइज बड़ा होता है सिर्फ. सो इट हाइपरट्रोफीज. इस साइज बड़े होने का स्टिमुलस क्या है? ओनली एंड ओनली इंसुलिन. सो इफ यू हैव हाई इंसुलिन फॉर एनी रीजन, your fat cells will continue to grow. And what is the reason for high insulin? Carbohydrate, aka sugar consumption. Now sugar can be sweet sugar, sugar can be फीकी sugar. चावल में फीकी sugar है, आलू में फीकी sugar है, दूध में फीकी sugar है. So every sugar molecule which you consume will give rise to an insulin spike. गलत नहीं है, हम सबके अंदर होता है. प्रॉब्लम कहाँ है? Too frequent spikes and for a very long period of time. तो हर 2-2 घंटे में कुछ खाना है. दादी माँ बच्चे का गाल पकड़ के, बेटा लल्ला मेरा कुछ खा ले. हमारे यहाँ तो देश में है ना कि पराठा खा लो, पूड़ी खा लो. आपने सही बात कही. So we feed the human body a product known as carbohydrate which our body does not want. Human body can survive without carbohydrate. On a zero carb diet you can survive in an amazing way. The research is too astounding, but ये researches बाहर नहीं आ पाती, सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित हैं. पर अगर आप इनको खोदना शुरू करते हैं तो आपको समझ में आता है आप गलत क्या कर रहे थे टाइम से. सो टेक्निकली ब्रॉड वे में बता रहा हूँ, आपकी जितनी डिजीजेस इस टाइम पे सोसाइटी में है, जिसको हम लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज कहते हैं, उसका प्राइमरी फूड ड्राइवर कार्ब. इसके पीछे भी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है. फिर से वापस चलते हैं गुफा में. जब आदमी नंगा रहता था, आग जलाने के लिए भी कोई साधन नहीं था, क्या खाता था बताइए? Raw meat. Exactly. Because we were not agriculturists. एग्रीकल्चरिस्ट भी नहीं थे, कुछ नहीं था, तो हम रॉ मीट ही खाते थे, उसी का फैट भी खाते थे, उसी की हड्डियों को चूरा बना के खा जाते होंगे. यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन आज भी आपकी जीन्स में है. बट बिकॉज ऑफ योर बिलीफ सिस्टम, बिकॉज ये सात्विक है, ये तामसिक है, मंगलवार है, बृहस्पतिवार है, शनिवार है, वी हैव स्टॉप्ड ईटिंग द फूड व्हिच आवर बॉडी रियली वांट्स. आवर बॉडी क्रेव्स फॉर प्रोटीन्स एंड फैट्स, और वो ही हम इसको फीड नहीं करते हैं. सो हम ऑटोइम्यून की बात कर रहे थे. ऑटोइम्यून डिजीज में पहला प्रिंसिपल है, स्टॉप फीडिंग कार्ब्स टू द पेशेंट, ब्रिंग हिम टू LCHF डाइट, लो कार्ब हाई फैट डाइट, इंड्यूस कीटोसिस इन द पेशेंट. अब ये बातें मैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के सामने कहूंगा, कह रहे पागल है ना, कीटोन्स की बात कर रहा है, कीटोन्स में तो हम एडमिट करते हैं. नो, वी इंड्यूस कीटोसिस इन द पेशेंट एंड देन ही सीज अमेजिंग रिजल्ट्स. So you're saying the process of autophagy needs to be done? Yes, absolutely, absolutely. So mitophagy, mitogenesis, autophagy, ये हमारी बॉडी 1 लाख साल पहले करती थी. हम फास्टिंग फीस्टिंग ही करते थे, हाथी को मारते थे, खा जाते थे, फिर बहुत दिन तक खाना नहीं मिलता था. दिस इज नॉर्मल. इस टाइम हम सिर्फ फीस्टिंग करते हैं.
नो फास्टिंग। और फास्टिंग करते भी हैं तो फास्टिंग के बाद खाना कैसे, उपवास कैसे तोड़ते हैं, ला कुट्टू के आटे की पूड़ी और ये सब्जियां, दिस एंड दैट अगेन। सो द सी हमारे जो वैदिक लिटरेचर भी है वो फास्टिंग को एज अ हेल्थ मेजर प्रमोट करता है। वो ये नहीं कहता कि आप इसके बाद ये कचरा खाओ। सो देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग, बट हमने इसको अपने बिलीफ सिस्टम के साथ जोड़ लिया, धार्मिक सिस्टम्स के साथ जोड़ लिया, वहीं पे ह्यूमन सिस्टम खराब हो गया। The same mother came to me and she said that her daughter is also diagnosed at 13 years Hashimoto. Yeah. Now, is thyroid a gut-brain axis disease or it is related to it? See, अगर आप फिजियोलॉजिकली समझने की कोशिश करें तो देयर आर पाथवेज। जी। मींस Hashimoto's क्या है? Your thyroid gland, the follicle, is unable to produce adequate T4 and thereby T3. जी। फ्री T3 जो आपके टिश्यूज में एक्ट करता है। जी। इसकी वजह से आपका TSH बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब ब्रेन इज नाउ ट्राइंग टू फोर्स द थायराइड ग्लैंड मेक मोर T4, therefore make more T3 so that आपकी टिश्यू की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। दिस इज व्हाट इज हाइपोथायराइडिज्म। Hashimoto's क्या है? आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है अगेंस्ट थायराइड। कहां से प्रोड्यूस हो रही है? देयर हैज टू बी अ रीजन फॉर दोज एंटीबॉडीज। है मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, आपके अंदर ज्यादा है और एक्टिव है, राइट? सो खाली एंटीबॉडीज होने से Hashimoto's नहीं होता। यू हैव टू हैव अ TSH व्हिच इज हाई एंड अ क्लिनिकली रेलेवेंट लो T3 और आपको सिम्टम्स भी होने चाहिए। सो अगर मेरा सपोज एंटीबॉडीज हाई है और मैं बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल हूँ, मेरा TSH फ्री T3 फ्री T4 नॉर्मल, आई डोंट हैव Hashimoto's, बट आई विल बी वॉचफुल। I may develop an autoimmune Hashimoto's thyroid disease because I have a tendency that my anti-TPO is high. I will work upon my immune system to cool this antibody down. So yes, it is linked directly to your gut health. It is also linked to insulin resistance. So if you are an obese person with potential insulin resistance or overt insulin resistance, you will have high chances of developing Hashimoto's too. If you have continuous high cortisol levels, see, all pathways are intermixed. That is the problem with functional medicine, and that is the beauty of functional medicine. You don't take one pathway in isolation. So I have to understand cortisol also in a patient of Hashimoto's. I have to understand the fatty liver pathway with respect to insulin resistance in Hashimoto's. I have to inspect for gut dysbiosis leading to Hashimoto's and whatnot. So the point is multiple pathways giving rise to an outcome known as Hashimoto's. You are contradicting the philosophy of GL1 pathway, and the whole world is on Ozempic and everything. Yeah. Will it have an effect on having an autoimmune or a mental health crisis? Let me tell you something very clear. We all have GLP-1 molecule in our body. Yes. Why do you want to raise it? There has to be reason, because you have done something wrong in your life. Undo that wrong and you will be done. Why do you want to take a drug which eats away more than 50% of your muscles? See, suppose you are overweight and you want to lose weight and you come to me. The doctor, can I take XX drug, GLP-1 analog? I'll not take the names. Conflict of interest. Absolutely. So, my answer is absolutely no. Why? Yes, it will promote weight loss. But now you dissect that weight. How much muscles have you lost in that weight and how much fat you have lost? So what does it mean? You do a DEXA scan before giving GLP-1 receptor agonist, and you do a DEXA scan 6 months after losing 30 kgs of weight. You will find nearly 50% of the muscles are gone. Now problem क्या है? End point नहीं है कब बंद करेंगे दवा। एक दिन तो करेंगे जी। जिस दिन बंद करेंगे आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट मैच कर जाएगी। अब आपका BMR कम हो चुका है, आप पतले हो गए। पतले आदमी का BMR मोटे आदमी के BMR से कम होता है क्योंकि उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है। सो कम खाएंगे उससे भी मोटे होना शुरू हो जाएंगे, मसल्स नहीं बनेगी। एनाबॉलिक स्टिमुलस नहीं है आपके पास, आपने बॉडी बिल्डिंग नहीं सीखा है और इंडियन हो, प्रोटीन से तो आपको एलर्जी है वैसे भी जी। सो अब क्या होगा? और फैट आएगा। सो यू लूज
muscles which are your metabolic powerhouse in your old age. It's an organ. Muscle is not a muscle, it's an organ. It eats up your triglycerides, it eats up your glucose. So the moment you understand this concept that it's going to eat your muscles, you will not use it. Second, it causes paralytic ileus. Even after months to years of stopping GLP-1 receptor agonists. हमने कितने पेशेंट ऐसे देखे हैं जो आते हैं, पेट गुब्बारे की तरह फूला होता है, बावल साउंड्स चेक करते हैं, साउंड ही नहीं आ रहा होता, राइट? पता लगता है पेट डायलेट कर गया, आते मूव नहीं कर रही हैं, जो खाना रखा है वो वहीं रखा हुआ है, एंड दैट इज द पोटेंशियल अफेक्ट ऑफ GLP-1. वो कहते हैं कि इट डिलेज द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, उसका साइड इफेक्ट है पैरालिटिक इलियस. सो द पॉइंट इज, मैं पूरी रिसर्च या पूरी फाउंडेशन को खराब नहीं कह रहा हूँ. एक पोटेंशियल बेनिफिट है. कोई आदमी मॉर्बिड ओबेस है, चलना फिरना भी मुश्किल है जी. और फूड एडिक्टेड है. क्या मतलब वो फूड एडिक्शन का? आपके पास दो हार्मोन है, एक हार्मोन है ग्रेलिन, दूसरा हार्मोन है लेप्टिन. जी. ग्रेलिन कहता है मैं भूखा हूं, लेप्टिन कहता है मुझे संतुष्टि है. जितना आदमी मोटा होता है उतना ही लेप्टिन बढ़ता जाता है, क्योंकि लेप्टिन फैट सेल से निकलता है. तो आपका काउंटर क्वेश्चन मुझे ये हो सकता है कि डॉक्टर साहब, लेप्टिन तो मैं मोटे आदमी में ज्यादा है, तो उसको तो हर वक्त संतुष्टि होनी चाहिए. प्रॉब्लम क्या होती है? ब्रेन रिसेप्टर्स लेप्टिन के प्रति रेजिस्टेंट हो जाते हैं इस केसेस में. सो देयर इज अ प्रॉब्लम नोन एज लेप्टिन रेजिस्टेंस. इसको हम टेस्ट कर सकते हैं लैब में, LAR, लेप्टिन एडिपोनेक्टिन रेशियो से. लेप्टिन अगर हाई है, आप कितना भी खाना खा लें आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी. और ऐसे आपको बहुत लोग मिलेंगे सोसाइटी में जो फुल मील खाने के बाद फिर आइसक्रीम संडे, ट्रिपल संडे भी खा जाते हैं. यस, ह्यूमनली इम्पॉसिबल. फिजियोलॉजी नहीं मांग रही खाना. यू हैव डन एनफ डैमेज, बट वो डैमेज कंटिन्यू रहता है, क्योंकि प्रॉब्लम विल पावर की नहीं है, प्रॉब्लम हार्मोन्स की है. तो जब ब्रेन में सिग्नलिंग ही नहीं, तो आपको कैसे महसूस होगा? यहाँ पे GLP-1 का रोल है. आप जब GLP-1 एक्सटर्नली देना शुरू करते हैं वंस अ वीक, ये इस पाथवे को वर्क करता है, आपकी फूड क्रेविंग्स कम हो जाती है. तो आप क्या करते हो? एक थके हुए पुराने इंजन को थोड़ा सा धक्का दे देते हो, वो रोल करना शुरू कर देता है. 2-3 महीने में उसको इस दवा से हटा देते हो, फिर वो अपनी डाइट पे चला जाता है, अपनी एक्सरसाइज करता है, और फिर उससे ग्रेजुअल वेट लॉस होता है ओवर ईयर्स. दिस इज माय वे ऑफ थिंकिंग विद रिस्पेक्ट टू GLP-1 RA. डॉक्टर साहब, आपने सिस्टमैटिकली बता तो दिया, लेकिन आज की वर्ल्ड में फूड प्रोसेसिंग सारे शेल्फ्स के ऊपर दिखती हैं, जिसके रीजन हमें आज सब दिख रहा है, इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ इशू. अकॉर्डिंग टू यू, 5 first food which will affect the GLP pathway, the mental health and autoimmune diseases. So इसको ऐसे करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं. एक आदमी है X, जिसको एक ऑटोइम्यून डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मेंटल हेल्थ है डिप्रेशन, और साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड प्री डायबिटीज भी है. जी. अब वो मेरे से पूछता है, डॉक्टर साहब खाने में क्या ना खाऊं और क्या खाऊं? जी. अब मैं उसको सबसे पहले बोलूंगा, भाई तो सबसे पहले तो इन्फ्लेमेटरी ऑयल्स बंद कर दे खाना. कैसे बताता हूं मैं इस चीज को पेशेंट को? मैंने कहा, आपके ग्रैंडफादर गांव में लड्डू कैसे बनाते थे? बेसन, बूरा, देसी घी. हाँ जी. आज की तारीख में एक फूड इंडस्ट्री में जब लड्डू बनता है किसी कंपनी में, कैसे बनता है? बेसन, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप और शुगर एंड वेजिटेबल ऑयल. घी इज आउट. वेजिटेबल ऑयल के साथ समस्या ये है कि पर से वेजिटेबल ऑयल या सीड ऑयल्स बुरे नहीं, पर से मतलब आपने सीड को क्रश किया, ऑयल निकाला, इट्स एन ऑयल. पर अब आप उसको हेक्सेन से साफ करते हैं, फिर उसमें सोप मिलाते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं, तो आप बहुत कुछ ऐसा करते हैं जिससे ऑयल्स इन्फ्लेमेटरी हैं, डीनेचर्ड हैं. जी. अब आप इसको कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है पता है? जी. ये आपकी सेल्स की मेम्ब्रेन में चिपक जाते हैं. जी. आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, आपका पावर हाउस है जी, हजारों माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल्स में, उनकी सेल्यूलर लेयर पे चिपक जाता है. आप बिलीव भी नहीं करेंगे कितने टाइम तक वहां रहता है. लास्ट पॉडकास्ट में मैंने बताया था, फिट रहे इंडिया में 684 days फॉर 50% ऑफ दिस ऑयल टू गेट आउट ऑफ योर सिस्टम. एंड ये मैं नहीं बोल रहा, ये रिसर्च है. अगर रेडियो न्यूक्लियोटाइड लेबल्ड वेजिटेबल ऑयल में आज आपको पिला देता हूं, सेम ऑयल का मॉलिक्यूल 684 दिन बाद भी आपकी बॉडी में डिटेक्ट किया जा सकता है. 6 साल लगते हैं इस ऑयल को आपके शरीर से बाहर निकलने में टोटल. कैन यू इमेजिन? So that is a reason that inflammation is there at cellular level. और हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की.
हम बात करें रेजिस्टेंस इंसुलिन की, अरे ऑर्गन्स तो सेल से ही बना है, सेल के अंदर पावर हाउस ही खराब हो गया है। आपके पिस्टन्स, इंजन जो था 1 लीटर वाला गाड़ी का, वही खराब हो गया, उसमें मोबिल ऑयल जम चुका है। सो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड ऑल पीपल विद, सुबह उठेंगे मेंटल फटीग है, चला जाता नहीं, सीढ़ी चढ़ी जाती नहीं। आपकी उम्र 30 है, शरीर 50 का हो गया है, पैसा तो बहुत है, खाना भी बहुत है, सब कुछ सुख सुविधाएं, एसी है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है, प्रॉब्लम आपके फूड में है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी शोन द डोर इज इन्फ्लेमेटरी सीड ऑयल्स। अब वो चाहे पाम ऑयल है, पामोलिन ऑयल है, कनोला है, राइस ब्रेन है, कॉटन सीड है, यू नेम इट। सो कौन से ऑयल खाने चाहिए, यही क्वेश्चन फिर पूछते हैं लोग। देसी घी अगर शुद्ध मिल जाए तो, कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन, कोल्ड प्रेस, क्योंकि इसमें मिलावट होने की संभावना बहुत कम है। ऑलिव ऑयल इंडियन कंटेक्स्ट के हिसाब से बना नहीं है, पर खा सकते हो। मूंगफली का तेल अगर आपको अच्छा मिल जाता है, सो यू कैन कंज्यूम अ हेल लॉट ऑफ दीज ऑयल्स। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, आपका बाइल फ्लो अच्छा है, आपका स्टमक एसिड प्रोडक्शन ऑप्टिमम है, यू कैन डाइजेस्ट 100 ग्राम्स ऑफ देसी घी अ डे, नॉट अ प्रॉब्लम। कोई डायरिया नहीं होगा आपको, और यही बताएगा कि आपकी गट हेल्थ अच्छी है कि नहीं, डाइजेशन ऑफ योर फैट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट इज, जो मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ, स्टॉप ईटिंग नेकेड कार्ब्स। नेकेड कार्ब्स का मतलब है, देखिए कुदरत में भी ना चीनी इन आइसोलेशन नहीं है। मतलब मैं फंक्शनल मेडिसिन स्टैंड पॉइंट से फ्रूट्स के थोड़ा अगेंस्ट हूँ, पर अगर किसी को फ्रूट खाना है तो फ्रूट में शुगर भी है और फाइबर भी है, सॉल्यूबल एज वेल एज इनसॉल्यूबल। शुगर में फाइबर कैसे है? जैसे एप्पल आप खा रहे हैं जी, तो उसमें जो शुगर है फ्रुक्टोज, इट इज जस्ट फ्रुक्टोज नहीं है, उसमें सॉल्यूबल फाइबर्स और इनसॉल्यूबल फाइबर्स इन अ फ्रूट, सॉरी नॉट इन द शुगर। सो नेचर में शुगर नेकेड नहीं मिलेगी आपको गन्ने का रस नहीं मिलेगा, उसके फाइबर्स मिलते हैं साथ में। पर ह्यूमन प्रोसेसिंग में आप उसको शुगर को एक्सट्रैक्ट करते हो। अब अगेन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज कभी मुंह में मीठा नहीं लगता। आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, समझ में नहीं आई। चावल इज स्टार्च, यस, 10th के बच्चे को पता है स्टार्च इज मेड ऑफ millions of glucose molecules in chains and branches. Absolutely. It never sweets taste. Yeah, in a way. It never tastes sweet. कुछ भी नहीं, right? So मीठा लगता ही नहीं है। मीठा मॉलिक्यूल क्या है? मीठा मॉलिक्यूल है फ्रुक्टोज। Okay. तो सुक्रोज जो है, जो शुगर केन से आती है, that is glucose and fructose. Fructose 50% है, glucose 50%. This fructose is highly inflammatory to human body. तो जब मुंह में मिठास आ रही है, ये मतलब है फ्रुक्टोज का। क्यों प्रॉब्लमेटिक है फ्रुक्टोज? आपके ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं बॉडी में, नन ऑफ योर सेल्स हैव अ मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म टू मेटाबोलाइज फ्रुक्टोज। द ओनली ऑर्गन इन योर बॉडी हु कैन हैंडल द फ्रुक्टोज लोड इज लीवर, एंड द pathway is the same pathway by which alcohol is managed. And that is why you will find young people who have never touched alcohol in their lifetime having fatty liver disease. Thanks to momos. No, thanks to all the sugars they are eating. Now sugar hidden भी है आपके बन में, बर्गर के बन में शुगर है, आपको नहीं पता लग पा रहा। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप आपकी पूरी बेकरी इंडस्ट्री में यूज होता है, आपको नहीं पता लगता। आपकी कैंडीज हैं, चॉकलेट्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, राइट? सो ग्लूकोज एज अ मॉलिक्यूल इज एनर्जी फॉर योर माइटोकॉन्ड्रिया। प्रॉब्लम है द मोमेंट इट इज फोर्टिफाइड एंड द फ्रक्टोज इज एडेड इन फूड। सो I always tell my patient, inflammatory oil के बाद ना फ्रुक्टोज हटा दो। Then अगर inflammatory diseases हैं, मैं 2 molecules और हटाने की कोशिश करता हूँ, one is lactose and one is gluten. Reason बुरे नहीं है, पर अगर आपकी बॉडी में inflammation है, this can drive inflammation in 5th gear. Right? So everyone doesn't have gluten hypersensitivity, but अगर है, प्रॉब्लम है, तो आपको ये हटाना ही पड़ेगा। तो हम पैसा वेस्ट नहीं करते कि हर किसी का हर कुछ टेस्ट कर लें, जीआई मैपिंग करा लें 40,000 रुपए की। नो, अगर आपको डायबिटीज है, आपको फैटी लीवर है, आपको डिप्रेशन है, आपको कोई पोटेंशियल ऑटो इम्यून डिजीज की तरफ टेंडेंसीज हैं, या रियल में ऑटो इम्यून डिजीज है, तो बिना टेस्टिंग के ही दूध आउट, एंड फॉर दैट मैटर दही भी आउट, सेम ही चीज है। दही कोई, डॉक्टर साहब ये तो ना आप गलत बोल रहे हो, पूरा नॉर्दर्न इंडिया पनीर के ऊपर चलता है। I know. शादी में पनीर ना हो, घर पे गेस्ट आ रहे हो पनीर ना हो, तभी तो हम पूरा इंडिया शायद प्रोटीन डेफिशिएंट भी है। हमारे यहाँ तो हफ्ते में 2 अंडे खा लिए वही सफिशिएंट होता है।
है ना? जी. So see, problem तो है. Then lastly, I always tell them pro-inflammatory और highly inflammatory foods में एक food है, food तो नहीं कहूँगा पर food जैसा ही one, that is alcohol. Right? That drives inflammation like anything. So sugars, naked sugars, आपका milk, lactose, gluten, inflammatory oils, अगर हम इनको हटाते हैं along with your व्यस्त शुगर, अपना अल्कोहल और स्मोकिंग अगर हम हटा देते हैं, संन्यास ले लेते हैं डॉक्टर साहब. संन्यास लेने की बात नहीं, आप 12 अंडे खाओ रोज, कौन रोकता है आपको? सी अगेन, आपको ये समझना पड़ेगा, इफ यू कंज्यूम से फॉर एग्जांपल अल्कोहल once a month with a gut which is now ready to take that insult, it is fine. प्रॉब्लम ये है कि आपने इतने सालों से इतना कचरा खाया है कि अंदर से बैंड बजी हुई है आपकी. अब आप कहते हो सर ओकेजनल चीटिंग कर लें, Yes. नॉट अलाउड. सो इफ समवन इज कमिंग टू मी कि डॉक्टर साहब आई वांट अ पोटेंशियल डिजीज रिवर्सल, माय फिलॉसफी इज 100 डेज नो चीटिंग. एंड माइंड यू 100 में से एक ही आदमी होता है जो अपने आप को 100 डेज भी दे पाता है. इट्स एन आयरनी. आप 100 दिन भी नहीं निकाल पा रहे अपनी बॉडी के लिए. कभी एनिवर्सरी है, कभी बर्थडे है, कभी ऑफिस में पार्टी है, कभी ये है, कभी 100 days clean eating without any addictions is next to impossible. सोच के देखिएगा कभी 100 days बहुत मुश्किल है. Absolutely. Before I end this show, last question. How do you make a patient agree go from conventional treatment to a functional medicine treatment? Right. See, I'm lucky in that sense that I have a modern medicine degree and an MD medicine. जी. And I have an interest in functional medicine and I'm reading functional medicine a lot. Indian government does not give you a degree in functional medicine. USA gives, but that's not recognized in Indian context. So what I do is I do an overlap practice where even in my IPD patients, जो भर्ती patients भी हैं, उसमें मैं इंश्योर करता हूँ कि वो चीज़ें कतई ना हो जो हो रही हैं. जैसे हॉस्पिटल में 7 बार खाना दिया जाता है जी. फंक्शनल मेडिसिन इसके टोटली अगेंस्ट है. मैं इंश्योर करता हूँ कि मेरी नर्सिंग इंचार्ज मेरे डायबिटिक पेशेंट को 3 बार ही खाना देगी. फंक्शनल मेडिसिन में हम ब्रेड्स नहीं देते हैं, तो मैं इंश्योर करता हूँ कि मेरे पेशेंट को शाम को 4 बजे ब्रेड और सड़ा हुआ चीज़ नहीं मिलेगा, मेयोनीज. अगर मेरे पेशेंट को सो कॉल्ड कोई ऑटोइम्यून डिजीज है, मैं इंश्योर करता हूँ कि उसको लैक्टोज एंड ग्लूटेन फ्री डाइट मिलेगी. सो दैट इज हाउ प्रैक्टिस स्टार्ट्स इन नॉर्मल हॉस्पिटल. देन डायबिटीज पेशेंट में जनरल कंसेप्ट है इंसुलिन दो, डायबिटीज की दवा दो. हम कहते हैं लो कार्ब चले जाओ, गिव हाई फैट हाई प्रोटीन्स. और इतनी बार ऐसा होता है हॉस्पिटल में जिस पेशेंट को इंसुलिन की जरूरत पड़ रही है पोस्ट ऑप या प्री ऑप, पता लगता है नेक्स्ट डे से इंसुलिन की जरूरत खत्म हो गई. That's what is functional medicine is all about. It's very. So why don't the doctors tell us? No, it's not the problem with the doctors. It's the problem with the system in which they have studied. Even I was doing exactly the same thing 4 years back. The turning point came when I listened to Dr. Robert Lustig, who's a retired professor of endocrinology from University College of San Francisco. He's a pioneer in leptin resistance, and he was the one who opened up my eyes with respect to insulin resistance, and that was the day I realized that आज तक जो भी किया है डायबिटीज में सब कुछ गलत किया है. अब मेरे को जब पता है कि मैंने गलत किया है, it is my 100% responsibility that I make sure अब दोबारा ये गलती नहीं हो. मेरे जितने DNB स्टूडेंट्स हैं हॉस्पिटल में, they know कि I will treat my patients in slightly different way and they have to understand that way also. So ऐसा नहीं है कि मैं दवाई नहीं देता, ऐसा नहीं कि मैं इंसुलिन नहीं देता. If there is a requirement, I'll do it. So my approach is approach not 100% conventional, maybe 20% conventional and 80% functional. जिसको भी मलेरिया है, मुझे उसको कुनीन देनी पड़ेगी, उसमें मैं उसका कार्ब लो करके कुछ नहीं कर सकता. So I have to understand acute medicine, trauma, surgeries, tumors. They require conventional therapy. आपको हार्ट अटैक पड़ा है, स्टेंट पड़ना है, yes, please go with the stent. Don't fall into the trap of functional medicine. But अगर आपका सिर्फ कोलेस्ट्रॉल हाई है और आपको डर लग रहा है कि मेरे को फैटी लीवर भी और मुझे पोटेंशियली हार्ट अटैक ना पड़ जाए, yes, we are there in functional medicine to help you out. क्योंकि आप उस तरफ जाएंगे तो आपको बहुत सारी दवाइयों का एक कोठा मिल जाएगा.
स्टैटिन खा लो, ये खा लो, बीपी की दवाइयाँ खा लो, एंड यू आर जस्ट ईटिंग मेडिसिन विदाउट चेंजिंग द लाइफस्टाइल. सो द प्रॉब्लम कंटिन्यूज. आप अंदर से धीरे धीरे पक रहे हो, आग लगी हुई है, HSCRP हाई है, इन्फ्लेमेशन हाई है, और स्टैटिन खाने से खत्म नहीं हो रहा. शुगर की गोली खाने से शुगर कंट्रोल हो रही है, आपकी इंसुलिन लेवल्स नीचे नहीं जा रहे. सो इट हैज टू बी बैलेंस्ड. सो जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो मैं उसको दोनों ऑप्शन दे देता हूँ स्ट्रेट अवे. भाई शुगर है, एक रास्ता है, जैसे सब डॉक्टर दवाई दे रहे हैं, मेटफॉर्मिन खा, ये खा, SGLT2 खा, जो खाना है खा और जो करना है कर. कि नहीं डॉक्टर साहब ये तो हम कर ही रहे हैं सालों से. तो स्टैंडर्ड आंसर यही होता है, तब भी कंट्रोल नहीं हो रहा. 4 डॉक्टरों की पर्ची होती है, फिर आंसर ये होता है. सो अब 3 महीने के लिए समर्पण करो. 100% कंप्लायंस होना चाहिए. 100% नहीं हो सकता, पर कहने के लिए होता है. 80-90% भी कर लेता है तो उसको दवाइयों से मुक्ति मिल जाती है. जिस दिन वो स्टार्ट करता है जर्नी, टफ होता है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ न्यू थिंग. आप रनिंग करना शुरू करेंगे, पहले आपको चलना सीखना पड़ता है, राइट? तो जब आप एक लाइफस्टाइल चेंज की मुहिम स्टार्ट करते हैं, आपको रेजिस्टेंस भी आएगी फैमिली में. अरे रोटी खानी बंद कर दी, कमजोरी हो जाएगी, ऐसे कैसे चलेगा? दिन भर अंडे खाते रहते हो, घी खाते रहते हो, नो, कुछ हो जाएगा. तो रेजिस्टेंस आएगी, पर आपको विश्वास रखना पड़ता है. दिस इज साइंस बैक्ड. ये कोई स्नेक चार्मर की स्टोरीज नहीं है फंक्शनल मेडिसिन. इट इज साइंस, प्योर फिजियोलॉजी. MBBS में फर्स्ट ईयर में बच्चे फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री जो पढ़ते हैं, हम एग्जैक्टली वहीं पे काम कर रहे हैं. हम वही सेलुलर फिजियोलॉजी, सेलुलर बायोकेमिस्ट्री पे ही वर्क कर रहे हैं, उन्हीं पाथवेज पे वर्क कर रहे हैं जो एक MBBS स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में पढ़ के भूल चुका है, क्योंकि वहां से पैसे नहीं कमाए जा सकते. आपको दवाइयां देने से ही पैसा मिलेगा. फंक्शनल मेडिसिन में ऐसा हो सकता है हम कुछ दवाइयां यूज करें और फिर शायद आपको हमारी जरूरत भी ना पड़े, आप हमेशा के लिए ठीक हो जाओ. एंड दैट इज मोर देन एनफ. पैसे की जरूरत नहीं है. Thank you, Dr. Vivek, for your grand wisdom. And I hope my listeners, जिनको autoimmune diseases, obesity है, they take some advices of Dr. Vivek. And we'll again see you for the next episode. Thank you very much. Thank you.